आया भजन गाने पर फरमानी नाज के खिलाफ, उसमें कहीं बीजेपी इन्वॉल्व थी? देखिए, जो लोग इसमें एमआईएम का कोई रोल नहीं है। कोई भजन गाए, कोई गजल गाए। मोहम्मद रफी ने बहुत पहले भजन गाया है, तो कोई अगर फरमानी नाज ने भजन गा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले जो है बहुत सारी चीजें होती रही हैं। और जहां तक आमिर खान और इनका सवाल है, कोई नई बात नहीं है। ओ माई गॉड में आपने देखा था भगवान की कितना अपमान किया था आपके उन्हें परेश रावल ने, तो उस वक्त आपको एतराज नहीं हुआ था जब उन्होंने कटघरे में सारे साधु संतों को खड़ा कर दिया था। और आज अभी जो है जब आलोक क्या नाम है, रंजन क्या नाम है आपका, ये बोल रहे थे तो इनका सारे के सारा जुमला जहर से बुझा हुआ सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर आ रहा था। आप कह रहे हैं कि हमने जात और धर्म में बांट दिया। अरे जात धर्म में हमने थोड़े बांटा है। जात धर्म में, मेरी बात सुनो, अब आप जो है बोल देती हैं बीच में। जात और धर्म में हमने क्यों हो रहे हैं आप? सर भाषण थोड़ी देंगे, यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं, सभी बोलने के लिए आए हैं ना सर, अब वाद विवाद के लिए आए हैं ना। आप ही की डिबेट पे 1 बजे में बैठा हुआ था, इतने कायदे से एंकर बात कर रहा था। कोई बात नहीं सर, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है सर, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। मैं वाद विवाद कराती हूँ, मैं डिबेट कराती हूँ सर, भाषण नहीं चलाती। और मेरे पास सवाल इतने हैं कि आपको उन सवालों के जवाब देने, आपको भाषण के लिए नहीं बुलाया मैंने। कोई बात नहीं, आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो आप अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं। आपसे पलट कर सवाल पूछना कोई गुस्ताखी नहीं है, कोई गुस्ताखी नहीं है। यहाँ 6 लोग बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सर, पलट कर सवाल पूछो तो आपको बुरा लग जाता है, आप लेक्चर देने लगते हैं। क्यों भाई? ऐसा है नहीं, आप पहले ये, आप यहाँ पर अभी मोहम्मद रफी को लेकर ज्ञान दे रहे थे। क्या गाया था मोहम्मद रफी ने, जरा सा बताइए मुझे गाने के बारे में। उसके बोल किसने लिखे थे, उसमें संगीत किसका था और किस पर फिल्माया गया था, ये भी बता दीजिए मुझे। जाने एक भजन नहीं, जाने कितने भजन गाए हैं। हाँ तो बताइए ना मुझे। जब भी बीजेपी त्योहार होता है, मेरी बात सुन लो आप, जब भी बीजेपी त्योहार होता है, आरएसएस त्योहार होता है, तो आप ढाल बन के सामने आ जाती हो। सर किसी की ढाल बनने की मुझे जरूरत नहीं है। आप अपने दम, आपके मन में जो दुराग्रह है इसको निकालिए सर, क्योंकि आप मुझसे तभी रैशनल तौर पर, लॉजिकली आप मुझसे डिबेट कर पाएंगे। और ये निजी टीका टिप्पणी करना मेरी आदत नहीं है। आपकी पार्टी से और भी प्रवक्ता आते हैं और वो डिबेट करके जाते हैं मेरे साथ, और इसी अंदाज में करके जाते हैं। तो ठीक है सर, आप अगर बात करते करते भूल जाते हैं काउंटर क्वेश्चन से, तो ये आपकी दिक्कत है सर, सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी है, कोई बात नहीं। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी सर, आपका सर्टिफिकेट आप अपने पास रखिए, मैं जनता का सर्टिफिकेट लेती हूँ, संभाल के रखिए अपना सर्टिफिकेट अपने पास। अजय आलोक जी, एक तरफ ये मोहम्मद रफी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमने ये भी दिखाया कि कैसे शिव को लेकर, भोले को लेकर अगर भजन गाया जाता है तो उलेमा नाराज हो जाते हैं, और इनसे पलट के सवाल पूछ रहे तो ये भी नाराज हो जाते हैं। देखिए अदिति जी, सच्चाई तो ये है, और जिसको ये लोग बहुत अच्छे से मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। आज ये जितने साहिबान बैठे हुए पैनल पे, जरा मुझे एक देश का नाम बता दे, एक देश का, पूरे विश्व के सारे देशों को मिला के एक देश का नाम बता दे जहां मुस्लिम आबादी 45% से ऊपर है और वो देश सेकुलर है। एक देश का नाम नहीं होगा इनके पास कोई, क्योंकि है ही नहीं। फंडामेंटली इस देश का बंटवारा धार्मिक आधार पे हुआ, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, भारत, और इधर पगे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, जिन्ना मुस्लिम लीग बनी इसीलिए। अब यहाँ जो ये रह गए हैं, उस वक्त भी आपको याद होगा कि आज़ादी के बाद जिन्ना ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने की एक मांग की थी ताकि पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान को लिंक कर सके, और था कि वृहद पाकिस्तान बीच में बनाएंगे ताकि जितने मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए। आज आम मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो एक्सपेंशनिस्ट मुसलमान हैं, जो कट्टर मुसलमान हैं, जिनका मकसद इस्लाम को बढ़ाना है, वो इस देश के लिए खतरा है। दारुल सलाह से दिक्कत नहीं है, दारुल इस्लाम से दिक्कत है। आप देखिए, एक बार नहीं हुआ है, इस देश में हो चुका। 1989, 90, 91 रालिब शालिब गालिब हमने कश्मीर में सुना कैसे हिंदुओं को भगा दिया गया। तमिलनाडु के एक गांव में, एक जिले में हमने सुना कि यहाँ हमारी आबादी 50% से ऊपर बढ़ गई, इसलिए हमारे हिसाब से यहाँ के कानून चलेंगे। बिहार के किशनगंज में हमने देखा कि फ्राइडे को कैसे जुम्मे के दिन छुट्टियां कर दी जाती हैं। कायदे कानून इनको बदलने में समय नहीं लगता है जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता है, क्योंकि ये कट्टरवाद लोग तुरंत नेता बन जाते हैं और हीरो बन के रॉबिन हुड बन जाते हैं। ठीक है, जवाब लीजिए आप जवाब लीजिए। दिक्कत यहाँ पे है। ठीक है, जवाब लीजिए पहले यास्मीन फारूकी जी। और आज इनकी भाषा जैसी है, मेरी जहर वाली भाषा नहीं है, जहर इनकी भाषा में, क्योंकि ये कट्टरवादी हैं, इनको रॉबिन हुड बनने का शौक चढ़ा है।
हर जगह जाके मुसलमानों को कहते हैं, यूपी में कहते हैं मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता, क्यों मुसलमान अपना वोट बर्बाद कर रहा है समाजवादी पार्टी को देके, जो मुसलमानों की एक नहीं सुनते हैं। अरे बड़ा मुसलमानों को आपने ठेका ले लिया, हैदराबाद की लड़कियों को तो अरब जाने से रोक नहीं पाते, बनते मुसलमान के ठेकेदार। और उसी तरह समाजवादी पार्टी, उसी तरह राजद, जितने लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी, मुसलमानों को शोषण के अलावा कुछ किया है इन लोगों ने। अब मुझे कहते हैं कि मैं जहरीली बात बोल रहा हूं, जहर इनके अंदर भरा हुआ है और ऐसे ऐसे लोगों से छुटकारा पाने का समय है। ठीक है, आप छुटकारे की बात करें, आपको 2 काउंटर मिल रहे हैं, यास्मीन फारूकी और सैयद अब्बास। जल्दी जल्दी उसके बाद निगत अब्बास। अजय जी से हमेशा मेरा अक्सर सामना होता है डिबेट में, और मुझे किसी डिबेट में ये याद नहीं कि उन्होंने 1947 का जिक्र नहीं किया हो, देश के विभाजन का जिक्र नहीं किया हो, पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया हो, जिसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहती, मजबूरन मुझे लेना पड़ता है। ये सारे इनको रटे हुए हैं। अब आप मुझे ये फैसला करके बताइए कि अगर ये कहानियाँ मुसलमानों के खिलाफ आप बार बार दोहराओगे, आम आदमी सुनेगा तो नफरत ही करेगा, मोहब्बत तो नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं बार बार, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, मैं वापस आपको फ्लोर दे दूंगी, आपको वापस फ्लोर दे दूंगी, आप जवाब ले लीजिए एक बार उनसे, ठीक है? अजय आलोक जी। जी बिल्कुल। देखिए यास्मीन जी, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे मुसलमान बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इलाज करता हूँ तो धर्म देख के इलाज नहीं करता हूँ, ना इस देश का कोई हिंदू मुसलमान के खिलाफ है। मुझे ये बात इसलिए याद है क्योंकि ये सच्चाई है, ये आपको भी याद है। जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करती हैं, एसडीपीआई को, उसकी फंडामेंटल आइडियोलॉग क्या है? मुझे उम्मीद है कि आपने अपने पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। आपकी पार्टी भी कहती है, आपकी पार्टी और एआईएमएम की पार्टी, आपकी पार्टी हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है कि इसका प्राइमरी मकसद है इस्लामाइजेशन करना इस देश का। क्या ये गलत मैं बोल रहा हूं? ठीक है, वो आपको जवाब देना चाहिए। इस पे तो आप कुछ नहीं कहेंगी। ठीक है, आप जवाब। आपकी पार्टी का प्राइमरी विंग पीएफआई है, इस पे आप कुछ नहीं कहेंगे, आप पीएफआई को क्रिटिसाइज नहीं करेंगी। पीएफआई को आपने क्रिटिसाइज कभी नहीं किया था, इसीलिए सवाल उठेंगे। जवाब ले लीजिए, वो जवाब दे रही हैं आपको। यास्मीन फारूकी। अजय जी एक तो पर्सनल पे मत आया कीजिए, आप डायरेक्टली पर्सनल पे आ जाते हैं। मैं पर्सनल की बात नहीं करती। दूसरी बात, एसडीपीआई के लिए आप जो है पार्टी की बात कर रहा हूं मैडम। हम लोग भारतीय, पूरी बात सुन लीजिए, मैंने पूरी बात आपकी सुनी है। आप बोलने से पहले सोच लीजिए। मैं बहुत जिम्मेदार उसकी एक ओहदेदार हूं, और मैं ये आपको चैलेंज करके कहती हूं कि हम लोगों ने सिर्फ मुद्दों पे सिर्फ उठाए हैं मामले, और हमारा कभी संविधान पे, हम लोग संविधान पे ही बात करते हैं, क्योंकि हम संविधान पे बात करते हैं इसलिए हमसे तकलीफ होती है। अजय जी सोच समझ के बोलिए, किसी पे पर्सनल अटैक करने से पहले ये सोचिए कि उसको प्रूव भी करना पड़ता है। पार्टी हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीबों के लिए काम। मैं यहाँ पे पार्टी के लिए जबकि बात करने नहीं आई, यहाँ हमारी बात सियासत पे हो रही है, और मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि आप जो मीठा जहर देते रहोगे, वो कोई भी सियासत हो, कोई भी, मैं आप पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर आप भी ये मीठा जहर जो है ना, वो कहीं ना कहीं जाके तो असरअंदाज होता है। ठीक है, प्लीज आपको 2 काउंटर मिल रहे हैं यास्मीन मैम, 2 काउंटर आपको मिल रहे हैं। पहले अजय आलोक जी, उसके बाद निगत अब्बास। अजय आलोक जी और निगत अब्बास। सबसे पहली बात यास्मीन जी, मैं पर्सनली आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं और एक पढ़ी लिखी बुजुर्ग हैं। पर्सनल मैं आप पे हो ही नहीं रहा हूं, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा था, जिस आइडियोलॉजी को आप रिप्रेजेंट करती हैं, जिसके आप बहुत बड़ी ओहदेदार हैं। क्या ये सही नहीं है कि आपका मिलिटेंट विंग पीएफआई था? क्या ये सही नहीं है कि एसडीपीआई पे 85 केस चल रहे थे देशद्रोह के, जिसे सिद्धारमैया की कांग्रेस सरकार ने वापस लिया था? क्या यह सही नहीं है कि केरला के आतंकवादी दस्तों के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन था, जो प्रूवन है, जिसके कारण आज भी लोग जेल में सड़ रहे हैं, उस पर आप भाग जाते हैं? क्या यह सही नहीं है कि पीएफआई का हाथ इस देश के तमाम दंगों में हो चुका है और वो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एक आर्म्ड विंग है? ये सब तमाम बातें हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में रह के अपने बाकी हरकतों को पर्दा नहीं कर सकते। अजय जी आप बात सुन लीजिए। अजय जी अब अगर देखिए, आप आए पार्टी पे और जातियत पे, अब मैं आ रही हूँ आरएसएस पे। क्या मैं अगर उसकी चीजें खोलना शुरू कर दूं तो क्या मैं आपके लेवल पे आना नहीं पसंद करूंगी? लेकिन मैं अगर आरएसएस की बात करूं कि क्या कौन सा लेवल? आरएसएस ने तो इस देश के लिए अच्छा काम किया। एक आरएसएस कभी आतंकी गतिविधियों में नहीं गया मैडम। मैं तो पहली बात आरएसएस को रिप्रेजेंट नहीं करता। अजय जी बात पूरी होने दीजिए उनकी, प्लीज।